हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मेरा नाम है स्पर्श और स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद स्पर्श में। तो आज दोस्तों हमारी 15 मिनट रिवीजन सीरीज की सेकंड वीडियो है जिसमें हम फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप की आगे टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें अगर वीडियो पसंद आई, और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कुछ अकाउंटिंग प्रोविजंस यहाँ पर अफेक्ट होते हैं। कुछ अकाउंटिंग प्रोविजंस कैसे या क्या है? सबसे पहले कि प्रॉफिट को किस तरीके से बांटा जाएगा। तो इफ द पार्टनरशिप, ये हम अपनी अकाउंट्स के लिए ध्यान रखेंगे जो हम अकाउंटिंग अब करने वाले हैं। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो कि हम स्किप कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम प्रॉफिट एंड लॉसेस को इक्वली शेयर करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दी जाती, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चार्ज नहीं किया जाता। अगर पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उस पे उसको इंटरेस्ट मिलता है एट 6% पर एनम। पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन नहीं मिलती। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, न्यू पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड अनलेस ऑल द पार्टनर्स एग्री टू इट। और किसी भी न्यू पार्टनर का एडमिशन तब तक नहीं होगा जब तक सारे पार्टनर्स उसको एग्री नहीं करेंगे। तो आपको ये 6 पॉइंट याद रखने हैं। प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट चार्ज, इंटरेस्ट ऑन लोन इफ एडवांस बाय अ पार्टनर टू द फर्म देन द रेट विल बी 6% per annum. Next point, remuneration to the partner. No remuneration is provided to the partner. And admission of a new partner is only allowed if all the partners agreed to it. ठीक है, याद रहेगा मेरा ये पॉइंट। गुड। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, नहीं चाहें तो पढ़ लो। कोई इंपॉर्टेंट मतलब कुछ आपका नुकसान नहीं होगा इसमें। ठीक है, अगर सारे पार्टनर एग्री करते हैं तो एक माइनर का एडमिशन किया जा सकता है। ठीक है, सेक्शन 30 बोलता है ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज, इफ अ पर्सन मे बी एडमिटेड एज अ पार्टनर आइदर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर और इन अकॉर्डेंस विद एन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। किसी का भी एडमिशन सबके कंसेंट लेने के बाद ही होगा। पार्टनर में रिटायर फ्रॉम द फर्म आइदर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द अदर पार्टनर्स और इन अकॉर्डेंस विद एन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर। ये भी या तो सबके कहने के बिहाफ पे ही वो रिटायर हो रहा है या फिर जैसा भी पार्टनरशिप डीड में या एग्रीमेंट में लिखा है वो। रजिस्ट्रेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट इज ऑप्शनल एंड नॉट कंपलसरी। पार्टनरशिप फॉर्म को रजिस्टर कराना कंपलसरी नहीं होता। अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय ऑल द पार्टनर इन द पार्टनरशिप डीड अ फर्म इज डिसॉल्व्ड ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर। अगर आप डिसाइड करते हो कि किसी के भी मरने पे फर्म खत्म हो जाएगी तो ठीक है, वरना ऐसा नहीं होता। जब तक डिसाइड नहीं होता तब तक ऐसा नहीं होता। एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पढ़ लेते हैं। द पार्टनर्स में चेंज द पार्टनरशिप डीड टू इंक्लूड और चेंज एनी ऑफ द क्लॉज ऑफ द पार्टनरशिप डीड एज एंड व्हेन कंसीडर्ड अप्रोप्रिएट बाय दैम। अब पार्टनरशिप डीड में अगर आप कुछ पॉइंट ऐड या कुछ हटाना चाहते हो तो जब सारे पार्टनर्स की उसमें कंसेंट होगी तब आप किसी भी पॉइंट पे उसको हटा या इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, लाइबिलिटीज ऑफ अ पार्टनर। अब पार्टनर्स की क्या लाइबिलिटी है ये भी फटाफट से थ्योरी का पार्ट है, खत्म कर लेते हैं। इफ अ पार्टनर कैरीज ऑन अ बिजनेस इन कंपटीशन विद द फर्म विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर। अगर कोई पार्टनर अपनी ही फर्म के अगेंस्ट कोई बिजनेस कर रहा है एंड अर्न्स प्रॉफिट फ्रॉम इट, द प्रॉफिट अर्न फ्रॉम सच बिजनेस शैल बी पेड टू द फर्म, हाउएवर लॉसेस इनकर्ड इफ एनी आर टू बी बोर्न बाय हिम अलोन। इफ अ पार्टनर कैरी ऑन अ बिजनेस इन कंपटीशन विद द फर्म। ठीक है, अगर मैंने जैसे बोला, अगर कोई पार्टनर फर्म के ही अगेंस्ट, अपनी ही फर्म के अगेंस्ट खुद का एक पर्सनल सोल प्रोप्राइटर बिजनेस कर रहा है तो जितना भी प्रॉफिट उससे अर्न किया जाएगा वो सारा फर्म को चल जाएगा, और कोई भी लॉस अगर होता है तो वो खुद पर्सनली उसको बेयर करेगा। ठीक है, इफ अ पार्टनर अर्न्स प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ फ्रॉम एनी ट्रांजेक्शन ऑफ द फर्म। अगर कोई पार्टनर किसी भी ट्रांजैक्शन जो कि फर्म की ट्रांजैक्शन है उससे खुद को प्रॉफिट करता है और फ्रॉम द यूज ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी और बिजनेस कनेक्शन द प्रॉफिट सो अर्न शैल बी पेड टू द फर्म। फॉर एग्जांपल, अब क्या होगा अगर फॉर सपोज किसी पार्टनर ने फर्म की प्रॉपर्टी को अपने पर्सनल यूज में ले लिया तो उससे जो भी फायदा होगा उसमें वो सारा, या फिर जो भी खर्चा होगा वो सारा का सारा कौन बॉर्न करेगा? पार्टनर खुद बॉर्न करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ पार्टनर गेट्स कमीशन फ्रॉम द बायर ऑफ अ गुड और गुड सोल्ड बाय द फर्म, द कमीशन सो अर्न शैल बी पेड टू द फर्म। अब यहाँ पे इन्होंने इनकम की बात करी है, तो अगर कोई इनकम किसी पार्टनर ने फर्म के बिहाफ पे ले ली जो कि सामान फर्म ने बेचा था तो वो कमीशन सारी की सारी किसको ट्रांसफर कर दी जाएगी? बैक टू दी फर्म। यहाँ पे कुछ इलस्ट्रेशन है, आप पॉज करके इस इलस्ट्रेशन को पढ़ सकते हो। ऑल्दो मैंने ये पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी डाल दी है तो आप वहां से भी इसको पिक कर सकते हैं। तो लास्ट वाली वीडियो में हमने काफी सारे टॉपिक्स को कवर कर दिया था, तो आज हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशंस फ्रॉम प्रॉफिट। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशंस फ्रॉम प्रॉफिट क्या होता है? तो देखिए, सिंपल सी बात है।
अगर कोई आइटम हमारे प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट बनेगा तो वो हमारा चार्ज होगा, और अगर कोई आइटम हमारा एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पार्ट बनेगा तो वो हमारा एप्रोप्रिएशन होगा। इसको और सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अगर कोई एक्सपेंस ऐसा है जो जो हमें देना ही देना है, चाहे हमें प्रॉफिट हो चाहे हमें लॉस हो, मतलब ऐसा खर्चा जो हमें करना पड़ेगा चाहे हमारा प्रॉफिट भी हो रहा हो चाहे हमारा नुकसान भी हो रहा हो। लेकिन एप्रोप्रिएशन सिर्फ प्रॉफिट में से ही दिए जाते हैं, वो प्रॉफिट का एक पार्ट है, हमें वो तभी देना है जब हमारा प्रॉफिट होगा। जैसे फॉर सपोज अगर कोई पार्टनर है, किसी पार्टनर को सैलरी देनी है, किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो वो एप्रोप्रिएशन होगा। मतलब जब पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट कमाएगी तो ही उसमें से वो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर सैलरी देगी। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर पार्टनरशिप फर्म को बिल्डिंग का रेंट पे करना है, तो चाहे वो प्रॉफिट कमाए चाहे वो लॉस, इट डजेंट मैटर, उसको वो रेंट पे करना ही करना होगा। तो दैट विल बी दी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो वर्ड है चार्ज अगेंस्ट एंड एप्रोप्रिएशंस फ्रॉम, तो ये अगेंस्ट और फ्रॉम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो फटाफट से रीडिंग लगाते हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मींस दैट इट इज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म एंड इज पेड वेदर द फर्म अर्न्स प्रॉफिट और इनकर्स लॉस। ठीक है, होप यू आर क्लियर। इससे कुछ एग्जांपल है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, रेंट पेबल टू अ पार्टनर, मैनेजर कमीशन एक्सेट्रा। नाउ व्हाट इज एप्रोप्रिएशन? एप्रोप्रिएशन मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अमंग पार्टनर्स एज सैलरी, रेम्युनरेशन एक्सेट्रा एंड ट्रांसफर टू रिजर्व। ठीक है, यहाँ पर एप्रोप्रिएशन क्या होगा? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, और जो इंटरेस्ट उनको ड्राइंग पे मिल रहा है पार्टनर से, वो सारा एप्रोप्रिएशन है, मतलब उस सब में से ही फर्म बांट सकती है पार्टनर्स को। ठीक है, मतलब जब फर्म को प्रॉफिट होगा तभी, अगर प्रॉफिट नहीं है तो उसको बांटने की कोई जरूरत नहीं है। एक छोटा सा डिफरेंस है, इसकी रीडिंग आप लगा सकते हैं। चलते हैं अब बहुत इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल पॉइंट्स पर। सबसे पहला पॉइंट जो हमारा आ रहा है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर टू द फर्म। अब क्या है यहाँ पर इस टॉपिक में, जो पार्टनर है वो फर्म को लोन दे रहा है। ठीक है, फर्म से पार्टनर को लोन नहीं मिल रहा है, पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है। तो फर्म के लिए क्या हो जाएगी? एक लायबिलिटी, इस पे देने वाला इंटरेस्ट होगा एक एक्सपेंस, और दैट एक्सपेंस विल बी अ चार्ज नॉट एन एप्रोप्रिएशन। क्यों? क्योंकि जो पैसा पार्टनर ने फर्म को लोन की तरह दिया है वो उसने इन्वेस्टमेंट नहीं करी है पार्टनरशिप फर्म में। अगर फर्म लोन कहीं और से लेती तो मे भी उसको थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता, उसने अपने ही पार्टनर से लिया। क्यों? क्योंकि उसको यहाँ पर हो सकता है लोन पे इंटरेस्ट कम देना पड़े। ठीक है, इफ अ पार्टनर हैज गिवन अ लोन और एडवांस टू द फर्म, ही शैल गेट इंटरेस्ट एट द एग्रीड रेट एज रिटन इन द पार्टनरशिप डीड, और एज एग्रीड अदरवाइज इन द एब्सेंस इट विल बी 6% पर एनम। ये हो गई इंटरेस्ट की बात, कि अगर फर्म के पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट का रेट गिवन है तो जो भी एग्रीड रेट है उस पर पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा, वरना 6% पर एनम के रेट पे मिलता है अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो। ठीक है, इसका नेचर क्या है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, फर्म को ये देना ही देना पड़ेगा। ठीक है, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा? इसकी जर्नल एंट्री देख लीजिए फटाफट। अगर हम अलाउ कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर अकाउंट। ठीक है, और अगर हम इसको क्लोज कर रहे हैं तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्लोज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा एक्सपेंस है और इस एक्सपेंस की वजह से हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो अगर आपको जर्नल एंट्री के रूल्स नहीं पता तो पहले आप जर्नल एंट्री के रूल्स पढ़ के आए। सिंपल सा रूल ये लगा है कि एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो उसका नेचर डेबिट है, और हमारी लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है तो उसका जो नेचर होता है वो क्रेडिट होता है। तो हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी तो क्रेडिट लोन बाय पार्टनर, और उस लोन पे जो देने वाला इंटरेस्ट है दैट इज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म, तो वो डेबिट हो रहा है। व्हेन एक्सपेंस इंक्रीजेस इट ऑलरेडी डेबिटेड। ठीक है, जब हम इसको क्लोज करते हैं तो ये एक्सपेंस हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाएगा, बिकॉज इट इज अ एक्सपेंस, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जरा ये दो पॉइंट को देख लीजिए। इट इज इंपॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश लोन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ अ पार्टनर, बिकॉज एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, लोन बाय अ पार्टनर इज रीपेबल बिफोर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल टू पार्टनर्स एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म। ठीक है, हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो लोन पार्टनर ने फर्म को दिया है दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दैट विच इज कैपिटल दैट इज इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर इन द फर्म। जो कैपिटल पार्टनर इन्वेस्ट कर रहा है उससे बिल्कुल अलग होता है लोन। अगर कल को फर्म बंद हो जाए तो पहले जो पैसा पार्टनर ने लोन की तरह दिया है उसको उसकी रिपेमेंट दी जाएगी, क्योंकि वहां पर उसको फर्म का क्रेडिटर माना जाएगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर फर्म क्लोज हो रही है तो उसको कैपिटल बाद में मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो एक तरीके से फर्म का ओनर भी है। तो कैपिटल का पैसा बाद में, लोन का पैसा पहले। इन दी एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट पार्टनर गेट इंटरेस्ट 6% पर एनम। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। एक इलस्ट्रेशन है, पॉज करिए, इलस्ट्रेशन को पढ़िए और
कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सी इलस्ट्रेशन है, छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा टाइम में इस पे नहीं लगाना चाह रहा हूँ। चलते हैं अगले टॉपिक पे। अब बात आती है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू अ पार्टनर। अब फर्म ने पार्टनर को दिया है, बिल्कुल अपोजिट केस हो जाएगा। पार्टनर के लिए एक्सपेंस है, लाइबिलिटी है, फर्म के लिए इनकम है और इंटरेस्ट भी उसकी इनकम बनेगा और एक तरीके से एसेट है जो उसने लोन फर्म पार्टनर को दिया है। तो यहाँ पे जब वो लोन पे इंटरेस्ट चार्ज करेगी तो उसके कैपिटल अकाउंट से कर सकती है। तो पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन तो पार्टनर अकाउंट, और जब इसको क्लोज करेगी तो ये उसकी इनकम बनेगी, उसके अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं जाएगी, पार्टनरशिप से रिलेटेड इनकम नहीं है, अलग से एक तरीके का लोन है, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाएगा, इनकम। ठीक है, सिंपल है। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा रेंट पेड और पेबल टू अ पार्टनर। ये सेम वैसा केस है जो हमने इंटरेस्ट दिया है पार्टनर को जब पार्टनर ने हमें लोन दिया था। तो सिमिलरली फॉर सपोज ऐसी प्रीमिसेस जो एक पार्टनर ओन करता है वो पार्टनरशिप फर्म को दे देता है रेंट पे, तो उस पे मिलने वाला रेंट पार्टनर को फर्म के लिए एक्सपेंस होता है और एक ऐसा एक्सपेंस जो कि चार्ज है विल बी डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर याद रखेंगे कि जब भी कोई एक्सपेंस का हेड होता है तो उसको अगर हम ड्यू करते हैं तो वो उसकी लाइबिलिटी के साथ ड्यू होता है। अगर उसको डायरेक्टली पे कर रहे हैं तो वो कैश पेमेंट हो जाएगी, लेकिन अगर उसको हम ड्यू कर रहे हैं तो उसकी वजह से हमारी उसकी लाइबिलिटी बढ़ जाती है। अगर आउटस्टैंडिंग रहता है तो लाइबिलिटी बढ़ जाती है, धीरे धीरे उसमें एक्सपेंस ऐड होता रहता है। तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनेगी? इफ इट इज पेड इन कैश देन रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं है, अगर पे नहीं हुआ है, पेबल है, हम ड्यू कर रहे हैं, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल। यहाँ पे लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, तो डेबिट क्रेडिट। होप आप जर्नल एंट्री के रूल्स जानते हो। प्रॉफिट एंड लॉस से इसको क्लोज कर देंगे। सिंपल, सेम सेम टू सेम वही रूल जो कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन पे था। ठीक है, इसका भी एक छोटा सा इलस्ट्रेशन है, पॉज करिए वीडियो को, बुक नहीं है, बुक मैंने टेलीग्राम पे डाल दी है, वहां से भी आप कर सकते हो। अब चलते हैं एक इंपॉर्टेंट से टॉपिक पे, मैनेजर कमीशन पे। ठीक है, मैनेजर कमीशन से पहले हम एक चीज देख लेते हैं, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अमाउंट कैलकुलेटेड एज परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट इन केस द क्वेश्चन प्रिस्क्राइब द अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व। अब यहाँ पे क्या है, जैसे कि हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी कि पार्टनर को इंटरेस्ट देना होता है, ठीक है, पार्टनर को सैलरी देनी होती है, ऐसे प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अगर हमें रिजर्व में ट्रांसफर करना है तो रिजर्व में कैसे ट्रांसफर करना है वो आपको क्वेश्चन स्पेसिफिकली बताएगा। अगर क्वेश्चन कहता है कि वो ट्रांसफर करना है परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट, तो हम उस परसेंटेज को कैलकुलेट कर देंगे नेट प्रॉफिट पे। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, नेट प्रॉफिट है हमारा 1 लाख, क्वेश्चन प्रिस्क्राइब्स दैट 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो 1 लाख का 10% हमारा 10,000, वो हमारा रिजर्व बन जाएगा। सेकंड पॉइंट इज अमाउंट कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, जो प्रॉफिट बांटना है वो वाला प्रॉफिट। तो पहले हम प्रॉफिट में से सारे एक्सपेंसेस को माइनस कर लेंगे, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है 10% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज 1 लाख। ठीक है, सैलरी अलाउेबल टू अ पार्टनर इज 50,000, अमाउंट ट्रांसफरेबल टू द रिजर्व इज 10%। तो 50,000 पहले हमें पार्टनर को देना है, तो पहले हम डिवाइड करना चाह रहे हैं, डिविजिबल है ना वो प्रॉफिट, तो पहले हम उसको डिवाइड कर देते हैं, पार्टनर को बांट देते हैं, एक्सपेंसेस हटा देते हैं। उसके बाद का जो अमाउंट हमारा डिवाइड करने के लिए बचेगा, जो लास्ट का बचेगा कि अब इसमें से हमें कोई भी अप्रोप्रिएशन अलग नहीं करना है, उस वाले प्रॉफिट का होगा हमारा, वो दैट प्रॉफिट विल बी आवर डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, लास्ट पॉइंट इसमें आता है अमाउंट कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल और डिविजिबल प्रॉफिट। अब ये नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल और डिविजिबल प्रॉफिट क्या है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना। इन दिस सिचुएशन अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व इज परसेंटेज से 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेस अप्रोप्रिएशन इंक्लूडिंग रिजर्व। तो यहाँ पे हमारा परसेंटेज में ग्रॉस हो जाएगी अमाउंट, ग्रॉस अप हो जाएगी अमाउंट। कैसे? नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट क्या होगा, जिसमें से सारे अप्रोप्रिएशन माइनस हो चुके हैं, जिस प्रॉफिट के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी ऐड हो चुका है, एंड साथ साथ उसमें से रिजर्व को भी हम हटा चुके हैं। ठीक है, तो फॉर सपोज यहाँ पे एग्जांपल है कि हमारा 1 लाख का जो प्रॉफिट है वो था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10,000 था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 44,000 था। तो हम क्या करेंगे, पहले 1 लाख में 10,000 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास टोटल जो हमारा प्रॉफिट बांटने वाला होगा वो आ जाएगा 1,10,000। इसमें से हम माइनस कर देंगे अपना पहला अप्रोप्रिएशन दैट इज 44,000। ठीक है, अब ये जो अमाउंट बैलेंसिंग अमाउंट हमारी बचेगी, इसमें से लेट से हमारी जो बैलेंसिंग अमाउंट बची है वो है 66,000। तो इस अमाउंट पे हमें अब रिजर्व की अमाउंट कैलकुलेट करनी है, हमें परसेंटेज गिवन है, लेकिन आफ्टर डिडक्टिंग। तो हम क्या कर देते हैं, हम मान लेते हैं कि ये है, ये जो प्रॉफिट है ये 110% है, तो हम क्या करते हैं इसको 10/110, क्योंकि यहाँ पे मतलब
यहाँ पे बेसिकली क्या गिवन है 10%, तो हम इसको 110 मान के चलते हैं कि जो टोटल अमाउंट है ये 110% है, उसमें हमारा इंक्लूडेड है रिजर्व, तो हम उस पर 10% कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाता है रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा रेट अपॉन 100 प्लस रेट।